Hi everyone, welcome to all of you on this Achievers Academy YouTube चैनल। आज जो हम डिस्कस करेंगे अपना एचटेट 2022 का पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर केमिस्ट्री का सेक्शन में डिस्कस करूंगा। केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके 91 से 150 नंबर के जो क्वेश्चन सीरियल नंबर में हैं वो केमिस्ट्री सेक्शन के हैं। 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहते हैं पीजीटी एग्जाम्स में। तो ये एग्जाम है हमारा 2022 लास्ट ईयर का पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद योर सब्जेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 91। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सब्जेक्ट का केमिस्ट्री। विल्सन डिसीज कोज एक्यूमुलेशन ऑफ विच मेटल इन द लीवर, किडनी एंड ब्रेन। तो यहां आपको बोला है कि विल्सन डिसीज क्या होता है? जब भी हमारा एक्यूमुलेशन हो जाता है किस मेटल का? कॉपर मेटल का। तो उस केस के अंदर बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ कॉपर उस डिसीज को बोलते हैं विल्सन डिसीज, और उसकी वजह से लीवर, किडनी एंड ब्रेन पर अफेक्ट करता है। तो 91 के लिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? रिएक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स गिव्स बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टोल्यूइन। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 92, करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट CrO2Cl2। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? बेसिकली इसके अंदर हुआ क्या है, देखो एक बार रिएक्शन भी लिख के बता देता हूं कि हमारे पास टोल्यूइन है एंड वी नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू बेंजल्डिहाइड। यहां जो रिएजेंट यूज होगा वो है CrO2Cl2। इस रिएक्शन का नाम होता है इटार्ड रिएक्शन। द नेम ऑफ द रिएक्शन इज इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। 92 के लिए करेक्ट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। अब 93 में क्या है? व्हाट विल बी द ई नोट फ्रॉम द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शंस। तो यहां हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, आयरन +3 इज गेटिंग एन इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू आयरन +2 हैविंग ई नोट वैल्यू 0.77 वोल्ट, जिंक +2 टू जिंक -0.76 वोल्ट। अब यहां आपको सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन नहीं है। अगर सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन नहीं है तो हम इस केस में क्या करेंगे कि भाई जो हमारा ई नोट वैल्यू लार्जर है उसमें से स्मॉलर को घटा देंगे, क्योंकि ई नोट आपके पास क्या होता है, जब भी कभी ई नोट निकालते हैं तो कैथोड माइनस एनोड। अब ये वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए होती है फॉर एनी स्पॉन्टेनियस सेल। तो कैथोड आपके पास किसको मानेंगे? आयरन वाली रिएक्शन को, 0.77 माइनस 0.76 वोल्ट। अगर ऐसा करेंगे तो यहां से हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी 1.53 वोल्ट, 1.53 वोल्ट। इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर हो जाएगा फॉर दिस 93 नंबर क्वेश्चन वो आपका सेकंड हो जाएगा, 1.53 वोल्ट पॉजिटिव का। क्योंकि अगर आप देखो इसमें से -0.76 में से 0.77 हटाओगे तो आपको आंसर माइनस में मिलेगा। लेकिन हमारे जितने भी सेल्स होते हैं जिसके अंदर हम स्पॉन्टेनियस सेल्स बनाने की कोशिश करते हैं तो हाफ सेल्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि कैथोड माइनस एनोड हमारा ई नोट पॉजिटिव आ जाए। तो 93 के लिए आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। सिंपल करना है कि जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू हटा दो, बड़े को मान लो कैथोड और छोटे को मान लो एनोड। 94 नंबर क्वेश्चन। अब 94 नंबर क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कोज्ड इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम। तो 94 के लिए जो ये बेसिकली एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में विटामिन की टेबल के अंदर गिवन है, वहां से आपको ये रिवाइज कर लेना, बाकी सब विटामिन भी। इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा? के, विटामिन के 94 के लिए। बिकॉज क्लोटिंग के से याद रख लेना, के क्लोटिंग मतलब ऐसे एज फॉर निमोनिक्स टाइप से। 94 के लिए आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। 95 में क्या है? यहां एक एल्काइन गिवन है हमें, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, टर्मिनल एल्काइन है और H2O के साथ Hg2+ + H+ रिएक्शन कर रहा है 333 केल्विन पर।
तो इस रिएक्शन को हम कुसरोव रिएक्शन भी बोलते हैं, कुसरोव रिएक्शन, ठीक है जी। कभी कभी इसको हम साथ में पढ़ लेते हैं अपने, जो कि आपका है क्या बोलते हैं, एल्काइंस में हम जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, उसके साथ ही हम इसको कवर करते हैं। तो इस केस के अंदर क्या रहता है कि जो टर्मिनल एल्काइन है आपका, वो टर्मिनल एल्काइन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन के अंदर। बेसिकली इसमें कीटोन ही मिलता है आपको। तो ये जो टर्मिनल एल्काइन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आपको ये इसके अंदर कीटोन मिलेगा, ठीक है। इज दिस ओके? मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली आप इसका रिएक्टेंट का प्रोडक्ट याद रखो कि कुसरोव रिएक्शन में आपको एसिटिलीन और इन सब पे आप रिएक्शंस करते हो तो कीटोन मिलता है। हाँ, एक केस में आपको इसमें एल्डिहाइड मिलेगा, जब आप इसकी रिएक्शन सिर्फ लाइक अनसब्स्टिट्यूटेड एल्काइन के साथ करोगे H2O, तो यहां इस केस के अंदर हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। एल्डिहाइड तो ऑब्वियस सी बात है मिल ही जाएगा, क्योंकि HC डबल बॉन्ड OH, और तो कुछ इसमें ऑप्शन है नहीं, 2 कार्बन है HCO CH3, ये इस तरह से मिलेगा। 1 मिनट, इसको मैं दोबारा कर देता हूं। तो यहां से हमारे पास HC डबल बॉन्ड O CH3 ये मिल जाएगा। क्लियर? तो 95 के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। अब 96 देखिएगा, 96 के लिए क्या आंसर करेक्ट है, मतलब किस तरह से, ये एक केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है 96, और इसके अंदर आपको बोला है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया है E+S से फॉरवर्ड डायरेक्शन Ka और बैकवर्ड डायरेक्शन Ka-ES, और वो ES आपका Kb विद रेट कांस्टेंट P में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पूछा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाय अप्लाइंग स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अगर मैं स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करता हूं तो हमारा इस स्पेसिफिक केस के अंदर व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, तो आपको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन बतानी है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें या इसका डेरिवेशन करना चाहें, तो आपके पास यहां दिया है, आपको निकालना है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन। तो हम क्या करते हैं, जो भी ये ES हमारा इंटरमीडिएट है, ठीक है, दिस ES इज इंटरमीडिएट, और जो आपके पास इंटरमीडिएट होता है उस पर हमारा स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लग जाता है। तो इन दैट केस अगर मैं स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाऊं तो हम कुछ इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। आपके पास यहां पर D ऑफ ES बाय dt, मैं एक बार इसमें पेज ऐड कर लेता हूं एक और। तो यहां हम इस पेज पे आपको मैं फ्रेश बता देता हूं इसको कैसे करेंगे। जैसे D ऑफ ES बाय dt, ये है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये इक्वल टू 0 रहता है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के अंदर, विच इज इक्वल टू, तो आपके पास यहां क्या है E+S, तो इस तरफ में ES प्रोडक्ट साइड में है, तो पॉजिटिव आएगा Ka ऑफ E ऑफ S इज इक्वल टू Ka ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ E कंसंट्रेशन ऑफ S माइनस, इस रिएक्शन के लिए जो बैकवर्ड रिएक्शन है ES एक रिएक्टेंट है, तो Ka प्राइम माइनस Ka प्राइम, और जो रिएक्टेंट होता है उसी को स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के अंदर लिखते हैं माइनस ES। सेकेंड स्टेप में क्या है आपका, जो ये Kb है उसके लिए ES एज ए रिएक्टेंट है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा माइनस हमारा Kb ऑफ ES, ये आ गया। अब इस केस में हमें कंसंट्रेशन ऑफ ES निकालना है जो कि इक्वल टू 0 तो है ही, तो Ka इज इक्वल टू E ऑफ S इज इक्वल टू Ka इनवर्स ES प्लस Kb। मैंने बस क्या किया, नेगेटिव साइन को दूसरी साइड ले जाके पॉजिटिव कर दिया। अब यहां से दोनों में से ES कॉमन ले लो राइट साइड से, तो Ka ऑफ E ऑफ S इज इक्वल टू Ka
प्राइम प्लस के बी कॉमन आ गया ई एस। अब ई एस का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, के ए ऑफ ई ऑफ एस बाय के ए प्राइम प्लस के बी इज द कंसंट्रेशन ऑफ ई एस। ठीक है, तो यहां क्या आया, के ए कंसंट्रेशन ऑफ ई कंसंट्रेशन ऑफ एस बाय के ए प्राइम प्लस के बी। तो अब इसमें चेक कर लो कौन से ऑप्शन के अंदर ऐसा कुछ गिवन है। तो यहां हमारा क्या आया, देखो के ए ई एस बाय के ए प्राइम प्लस के बी। तो यहां के ए बाय के ए प्राइम प्लस के बी ई ऑफ एस। तो 96 के लिए हमारा आंसर आ गया सेकंड। ठीक है, मैंने इसका आपको डेरिवेशन बता दिया, एक बार आप नेक्स्ट पेज इसको करिए, सोल्व कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। ये पूरा का पूरा डेरिवेशन है। अब हम 97 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये देखो पहले भी आया है पिछले साल पेपर के अंदर। इसके अंदर क्या दे रखा है, 97 में जो रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है, डाइबेल एच दे रखा है। अब डाइबेल एच क्या करता है कि रिएक्शन में सीएन है उसको भी एल्डिहाइड स्टेज तक रखेगा, या आपके पास एस्टर है उसको भी एल्डिहाइड तक करेगा रिड्यूस। तो रिडक्शन करता है एल्डिहाइड तक, और डबल बॉन्ड पर कोई चेंज नहीं होगा। तो यानी कि देखो ऑप्शन नंबर ए के अंदर तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया है, तो ऑप्शन ए कैंसल आउट हो गया। उसके बाद ऑप्शन 2 में तो CH3 को ही हटा दिया, कैंसल आउट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में क्या किया है कि आपके पास जो ये डाइबेल एच है इसकी हेल्प से, हाँ ऑप्शन नंबर 2, ये देखो ये ऑप्शन नंबर 2 में इन्होंने थोड़ा अलग लिखा हुआ है, ये CH2 इसके सामने लिख लो यहाँ। एक्चुअली ये पेपर में स्पेस कम था इनके पास, वो वर्टिकल लाइंस में कर लिखते हैं। सो ये CH2 के बाद CHO है यहाँ, ये नीचे है ना, तो ये यहाँ लिख लो आप। थोड़ा वो टाइपिंग की वजह से उन्होंने ऐसा कर रखा है, CH2 CN, ये बीच में CH2 और CN। तो इसका आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा 97 के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो CN है आपका वो CN कन्वर्ट हो गया CHO के अंदर, CN तो CHO में कन्वर्ट हो गया, और डबल बॉन्ड चेंज नहीं होगा, डबल बॉन्ड वैसा का वैसा रहेगा। जो हमारा डबल बॉन्ड है वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो 97 के लिए जो करेक्ट आंसर हो गया, डबल बॉन्ड रिमेन्स द सेम, और जो CN है वो कन्वर्ट हो गया CHO के अंदर। तो करेक्ट आंसर सेकंड आ गया इस क्वेश्चन के लिए, 97 के लिए सेकंड। ये पहले भी आया है, सेम उन्होंने कॉपी पेस्ट पूछा था। उसके बाद 98, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर हाईएस्ट रिएक्टिविटी की बात कर रखी है। देखो कभी भी हम जब कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हाईएस्ट रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो वहां हम ये देखते हैं कि हमारा जो कार्बोनिल कार्बन है, यानी कि जो ये कार्बन है वो कितना रिएक्टिव है, वो रिएक्टिविटी का पता लगेगा उस पर कितना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। जितना ज्यादा पार्शियल चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी आके अटैक कर सकता है। जैसे फर्स्ट मैंने बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना दिया, सेकंड हमारे पास अगर मैं डिस्कस करूंगा हमारा पैरा टोल्यूहेल्डिहाइड, तो CHO बनाया और फिर CH3 बना दिया, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर बन गया, ये सेकंड स्ट्रक्चर बन गया। अब थर्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा, थर्डली पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो थर्ड हमारा अगर हम लिखेंगे तो पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड CHO एंड NO2, एंड फोर्थ वन विल बी द एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा दैट इज COCH3। ठीक है जी, ये तो कीटोन हो गया। हमेशा एक बात याद रखना कि जो कीटोन्स होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड से, बिकॉज एल्डिहाइड्स में तो एक तरफ से अटैक करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, 2 रीजंस हैं उसके, बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। अब इन तीनों केसेस में देखो, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया बेंजल्डिहाइड का, ये पैरा टोल्यूएल्डिहाइड का, ये नाइट्रो टोल्यूएल्डिहाइड का। तो इसके अंदर जो ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप ये क्या करेगा, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, और बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा होगा। तो इस केस में जो सही आंसर है वो है थर्ड, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा कार्बन पर उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, और कार्बन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उससे उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा।
तो 98 के लिए जो करेक्ट आंसर हो गया वो थर्ड है। 98 के लिए करेक्ट आंसर विल बी थर्ड, पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर 99। तो 99 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस फॉर आइसोबारिक प्रोसेस? सिंपल है, आप एक इक्वेशन याद रख लो कि हमारा जो डेल एस होता है, यहां लिख दूं इक्वेशन, जो हमारे पास डेल एस है उसमें दो इक्वेशन होती हैं। अगर हम प्रेशर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, आइसोबारिक है, तो एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन एंट्रोपी चेंज प्लस एन आर एल एन वी टू बाई, लाइक इन प्रेशर है तो हम इस केस में क्या कर लेंगे, पी डाल देंगे। तो यहां हमारा एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। एक हम वॉल्यूम की टर्म्स में भी लिखते हैं, वॉल्यूम की टर्म्स में हम लिखते हैं डेल एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। अब ये तो दोनों बातें सेम है। इसने बोला है कि प्रोसेस आपकी आइसोबारिक है। आइसोबार का मतलब होता है सेम प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर आपका कांस्टेंट है। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो ये तो चलो वॉल्यूम वाला ये अभी यूज है नहीं इसका। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या जो P1 P2 का चेंज होगा वो तो होगा ही नहीं कुछ भी, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, जीरो। तो इक्वेशन सिर्फ क्या बची आपकी, डेल एस इज इक्वल टू एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन। अब n का वैल्यू 1 है, मतलब नहीं दिया है सब जगह, एल एन कहीं भी नहीं लिखा है, तो सी पी एल एन टी टू बाई टी वन, सी पी एल एन टी टू बाई टी वन इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। ये हमारा सेकंड ऑप्शन के अंदर गिवन है। तो 99 के लिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चारों ऑप्शंस में दिखा देता हूं एक बार आपको। देखो, एक ऑप्शन है आपका आर एल एन पी वन बाई पी टू, सी पी एल एन टी टू बाई टी वन, सी वी एल एन टी टू बाई टी वन। तो सी वी नहीं आएगा, गलती मत करना जल्दबाजी में, सी वी वॉल्यूम वाले में आएगा, ठीक है, वहां आइसोकोरिक लिखेगा, आइसोबारिक नहीं लिखेगा। तो 99 के लिए करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। उसके बाद आपका 100 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है जी सबको? 100 नंबर क्या है? इसके अंदर गिवन है आपके पास बेंजाइल अल्कोहल है सबसे पहले तो इसको भी हम करते हैं बेंजाइल अल्कोहल को। देखिए कैसे करेंगे। तो आपके पास बेंजाइल अल्कोहल है, दैट मीन्स C6H5 CH2OH, ये गिवन है, ठीक है। साथ में फिर पहला स्टेप है HBr का, तो यहां डाल रखा है HBr। अब HBr से क्या करेगा, प्रोटोनेशन कर देगा, लाइक CH2OH2 प्लस। एसिड है, एसिड तो आपके जो लोन पेयर है इनको एक्सेप्ट करके प्रोटोनेशन करेगा। देन फिर ए पर KCN डाल रखा है, तो KCN क्या करेगा, Cn माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक साइड से और पानी को निकाल देगा, जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है अब। तो यहां बन जाएगा CH2CN। ये था आपका A, ये आपका B। देन फिर डाल रखा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस करके H2OH प्लस से C। अब देखो इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा है, 100 वाले केस में इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि हाइड्रोलिसिस पार्शियल है। और जब भी कभी आप CN की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो, CN की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो उस स्पेसिफिक केस में हमारे पास अमाइड बनता है। अगर कंप्लीट कर दोगे तो एसिड बन जाएगा। तो CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये बना अमाइड। अब अमाइड बनने के बाद यहां इस केस में NaOBr डाल रखा है। अब ये NaOBr कौन सी रिएक्शन होती है, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, होफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन बोलते हैं इसको, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। आप पढ़ोगे इसको अमीन्स वाले चैप्टर में। तो यहां से हमारा जो CuNH2 है, इसमें से
ये जो CO ग्रुप है वो गायब हो जाता है, अमाइड को अमाइने में हम कन्वर्ट करते हैं, तो यहां आपका अमीन बन जाएगा, ये बना हमारा एनिलीन, दिस बिकम्स एज एनिलीन। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, वो हमारे पास इन दैट स्पेसिफिक केस, कोई कार्बन तो मिस नहीं कर दिया ना मैंने, एक बार मैं चेक कर लूं। यहां PHCH2OH था, PHCH2OH, सो उस पर आपका HBr डाला, तो HBr डालने से पानी निकल गया, CN आ गया, और CN पर CONH2 आ गया, CONH2 से NH2 बना दिया, CONH2 से हमारा हमने मतलब NaOBr डाला, NaOBr, और एक वो डिग्रेड करता है तो CO को हटा देगा। अच्छा, CO को हटा देगा तो फिर ये CH2 भी तो बचा ना, मैंने इसमें लास्ट स्टेप में डायरेक्ट NH2 लिख दिया, तो यहां हमारे पास CH2NH2 बन जाएगा। ठीक है, इन दिस लास्ट स्टेप CH2NH2 बन जाएगा, तो ये CH2NH2 हमारा क्या हुआ इन दिस स्पेसिफिक केस, सो यहां आपका फिनाइल मीथेनामाइन बन गया आंसर। आप देखोगे ना सेकंड में, ये सेकंड वाला, क्योंकि एक ही तो कार्बन है, ये जो इसका नाम आया PH मीथेन अमाइन, तो इसको बोल दिया फिनाइल मीथेनामाइन, तो 100 के लिए हमारा आंसर सेकंड सही होगा। ठीक है, मैं साथ साथ आपको पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म भी बता रहा हूं कि किसी को एटलीस्ट इसमें कंफ्यूजन ना हो कि स्टेप्स कैसे हुए, बहुत जल्दी जल्दी नहीं बता रहे, डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब ये हो गया 100, तो 100 के लिए सेकंड आ गया। आगे बढ़ते हैं 101 पर। 101 में क्या है, सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन, ये बात ध्यान रखना, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन एज कैटलिस्ट टू अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिज। और कुछ मत याद रखो आप इसमें, अगर साइनाइड आयन इन्होंने दे दिया तो रिएक्शन का नाम होगा बेंजोइन कंडेंसेशन, तो 101 के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड होगा आपका बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, 101 के लिए 3 बेंजोइन कंडेंसेशन। हाँ, अगर ये आपको साइनाइड नहीं बोलता ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि फिर आंसर कैनिजारो होता, क्योंकि कैनिजारो में भी अल्फा हाइड्रोजन यूज नहीं होते, इसलिए आप क्या करते हो, थोड़ा जल्दी जल्दी में पढ़ के कैनिजारो लगाते हो कभी कभी एग्जाम्स में, हम साइनाइड पे ध्यान नहीं देते। साइनाइड है तो बेंजोइन आ गया, नहीं होता तो चांसेस हो सकते थे कि कैनिजारो होता फिर, तो 101 के लिए 3 आ गया। 102, अब 102 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल वेपर्स पास्ड ओवर हीटेड हैवी मेटल कैटलिस्ट कॉपर डज नॉट गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें किसमें एल्डिहाइड और कीटोन नहीं मिलेंगे आपको, तो देखो एक बात सिंपल सी है, ये जो मेटल कैटलिस्ट कॉपर है ये क्या करेगा, ये मेटल कैटलिस्ट कॉपर ऑक्सीडेशन करेगा, और कभी भी जब हम टर्सरी एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहां कभी एल्डिहाइड कीटोन नहीं मिलता हमें, तो यहां ये जो एल्कोहल है आपका सेकंड में, ये टर्सरी एल्कोहल है, तो टर्सरी एल्कोहल से कभी भी ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड कीटोन मिल ही नहीं सकता, वो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कर लो आप, तो 102 के लिए आपका आंसर सेकंड हो जाएगा, 102 के लिए सेकंड। ठीक है, 103, 103 क्या है, व्हाट इज द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 50 ml of 0.2 molar HCl and 50 ml of 0.1 molar NaOH। क्या समझे कि यहां पर आपका 50 ml 0.2 मोलर HCl दिया है और 50 ml, सॉरी नॉट मोलर, ml 0.1 मोलर NaOH दिया है, तो इसको कैसे करोगे, रिएक्शंस लिख लो पहले, क्योंकि HCl प्लस NaOH अगर गिवन है तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी जिसके अंदर सोल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। अब हमें क्या करना होता है, मिली इक्विवेलेंट्स निकालने होते हैं, मिली इक्विवेलेंट्स, तो मिली इक्विवेलेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम इन ml इंटू कंसंट्रेशन, जो कि आपकी मोलरिटी यहां दे रखी है, तो 50 इंटू 0.2, 50 इंटू 0.2 किसके लिए आ गया, HCl के लिए, और 50 इंटू 0.1 आ गया NaOH के लिए। ठीक है,
तो यहां से 50 इंटू 0.2 कितना बनेगा आपका, मतलब 50 इंटू 0.2 करेंगे तो 2/10 कर दो, 10 5, तो ये कितना आ गया 50 इंटू 0.2 तो 10 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि सीधी सी नॉर्मल भाषा में हम अगर बोल रहे हैं तो 10 मोल HCl के हैं और 5 मोल NaOH के हैं। और जब ये रिएक्शन करेंगे तो देखो इसमें n फैक्टर 1 है, इसका भी n फैक्टर 1 है, तो होगा क्या कि 5 इसके 5 के साथ रिएक्ट हो जाएगा, तो यहां बचेगा 0, यहां बचेगा 5, ठीक है जी, और NaCl बन जाएगा 5 और H2 बन जाएगा 5। यानी कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है हमारा वो कम अमाउंट में होगा तो सारा खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में आपका 5 HCl बचा, ये मिली इक्विवेलेंट्स हैं 5 HCl के। तो एक बात है, अगर HCl बचा तो सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा, तो इस वजह से ये फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता और 0 भी नहीं हो सकता, बचा 1 और 2 और 3। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा 5 आया है इसमें हमारी टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई है, आप अगर टोटल वॉल्यूम देखोगे ना तो 50 ml यहां और 50 ml यहां, आपने जब टोटल ऐड कर दिया तो 100 आ गया, तो 5/100। और 5/100 को आप लिखोगे 0.05, ये आ गई हमारी कंसंट्रेशन H+ की। और इसके लिए जब pH निकालेंगे तो हम pH निकालने के लिए क्या करेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, मतलब यहां लिख दूं, स्पेस की थोड़ी दिक्कत है स्पेस पे, माइनस लॉग ऑफ H+, तो माइनस लॉग ऑफ 0.05, कैलकुलेटर से कर लेना, आपका आंसर 1.3 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 0.05 से करोगे तो आपके पास हाँ 1.03 के 1.03 आ जाएगा। एक बार मैं कर भी लेता हूं, आप भी कर लीजिएगा। 0.05 का अगर हम लॉग लेंगे, वैसे तो देखो एग्जामिनेशन में लॉग वगैरह होता नहीं है, तो आपको वहां क्योंकि लॉग 10 होता तो आपके पास 1 होता, ठीक है। तो 0.05 के लिए हमारा 1.30 आ रहा है, ठीक आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसके लिए सब मैं कर देता हूं इरेज यहां से क्लियर, और आपका जो करेक्ट आंसर है उसको कर देते हैं मार्क 1.3, ठीक है। हाँ, कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 104। अब 104 तो बड़ा इजी है, क्या पूछा है कि ग्लूकोज ऑन प्रोलोंग्ड हीटिंग विद HI, ग्लूकोज ऑन प्रोलोंग्ड हीटिंग विद HI, तो क्या बनता है, ग्लूकोज को जब हम HI और रेड फॉस्फोरस के साथ हीट करते हैं तो एन हेक्सेन बना लेता है, सिंपल है, ठीक है। ग्लूकोज को जब रेड फॉस्फोरस और HI के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ ऐसी रिएक्शन होती है, ग्लूकोज HI रेड फॉस्फोरस, तो ये बन गया एन हेक्सेन, दिस बिकम्स एन हेक्सेन, तो ये हमारा एन हेक्सेन बन जाता है। तो 104 के लिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद 105, 105 में क्या है, when 3-phenyl propene react with HBr in presence of peroxide, देखो ध्यान से समझना, पेरोक्साइड इफेक्ट की बात कर रहा है ये। जब भी हम कभी एल्कीन्स का एडिशन में पेरोक्साइड पढ़ते हैं तो वहां लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलती है, लेस सब्स्टिट्यूटेड, जिसको हम बोलते हैं होफमैन प्रोडक्ट, ठीक है, सेडजे प्रोडक्ट और होफमैन प्रोडक्ट। तो यहां बोल रखा है कि 3-phenyl propene, तो पहले स्ट्रक्चर बना लो। इस केस में क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से देखो, फिनाइल और कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये तो प्रोप ग्रुप लगा दिया और इस पे इन लगा दिया, तो डबल बॉन्ड यहां जाएगा, CH2 CH और CH2, क्योंकि नंबरिंग एल्कीन से स्टार्ट करोगे तो 1 2 और 3 पर फिनाइल ग्रुप है, प्रोपीन आ गया। अब इस केस में किसके साथ डाला, HBr के साथ पेरोक्साइड करके, तो HBr पेरोक्साइड, ठीक है। अब HBr पेरोक्साइड के साथ क्या हुआ, आपको पता है कि जब हमारा यहां इसमें एडिशन होता है तो वो लेस स्टेबल पर होता है, तो CH2 CH2
CH2Br, बोलो ये बनेगा यहाँ, ठीक है। क्योंकि HBr का जब एडिशन होगा तो Br मोर स्टेबल पर नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट। अब इसका नाम देखना है आपको क्या है आपके चार ऑप्शंस में से। तो अगर चार ऑप्शंस में से नाम देखोगे तो 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन बोल सकते हैं। 1 2 3, 1 पर ब्रोमो है, 3 पर फिनाइल है, तो क्या आ गया नेम हमारा 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन। एल्केन बन गया ना, तो प्रोपेन आ गया। जैसे इसमें ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएंगे। 2 ब्रोमो 3 फिनाइल 1 2, अब डाई ब्रोमो तो बनेगा नहीं, डाई ब्रोमो नहीं बनेगा। तो ये तो मैं डिटेल में बता रहा हूं, जब कंपिटिटिवली आप करते हो तो एग्जाम में थोड़ा फास्ट करना होता है आपको, उस टाइम पे तो कर ही लोगे। तो 105 के लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या आ गया, फर्स्ट आ गया हमारा आंसर करेक्ट, ठीक है। तो आइए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। 106 में क्या होगा, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 is dissolved in 1 kilogram water. At what temperature will water boil at 1.013 bar? तो एक बात सबसे पहले देखिएगा, इसमें आपको पूछा है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल। तो देखो ये वाटर के तो इतने छोटे छोटे बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर तो होंगे नहीं, तो ये दो ऑप्शंस तो आपने एलिमिनेट कर दिए। तो इन दोनों में से होगा आंसर आपका थर्ड और फोर्थ। तो कभी कभी न्यूमेरिकल आए तो आप थोड़ा लॉजिक के साथ भी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं मिलता लेंथी न्यूमेरिकल को सोल्व करने का। यहाँ देखिए हम सोल्व करके आपको दिखा देते हैं। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, KB इंटू एम मोलिलिटी। तो मोलिलिटी जब निकालोगे तो ग्लूकोज के लिए मोलिकुलर वेट 180 हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स 18/180, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो 1 kg है ही आपकी, तो मोलिलिटी आ जाएगी 0.10। तो यहाँ KB की वैल्यू हमें गिवन है 0.52 इंटू 0.1, तो चेंज आ गया 0.052 का। अब ओरिजिनल टेम्परेचर कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस, या हम बोलते हैं 273.15 केल्विन। अब 273.15 में जोड़ दो 0.052, ठीक है। तो 273.5 में 0.0152 जोड़ोगे तो 373.202 आपका आंसर आ जाएगा। तो 106 के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 4, 373.202 के। 107 पर देखिएगा अब आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। इनमें से कौन सा कंपोनेंट कॉमन नहीं है। तो फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर O3 भी रहता है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको हम पेन बोलते हैं। एक एग्जाम में पूछा था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेन, तो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। नाइट्रिक ऑक्साइड भी रहता है, CFCs नहीं रहते, ठीक है। तो 107 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, 4। आपका फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर CFC नहीं है। नेक्स्ट है 108, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो किसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, लोवेस्ट होगा। सो एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन इस बार HPSC PGT के अंदर भी पूछा था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर। जितना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो डिप्रेशन भी सबसे ज्यादा होगा, और डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा यानी कि उसका उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लोएस्ट होगा, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा, क्योंकि वो बहुत नीचे चला जाएगा, जीरो से बहुत माइनस की वैल्यूज में। तो इसके लिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस किसमें है, ग्लूकोज में तो आयनिक है ही नहीं, तो ग्लूकोज आयनिक नहीं है, इसमें 2 आयंस हैं, सुक्रोज आयनिक नहीं है, और इसमें आयंस कितने हैं, 3 है, क्योंकि एक बेरियम और 2 क्लोरीन। जब आप इसको ब्रेक करोगे ना BaCl2 को, तो BaCl2 को ब्रेक करने से क्या आ रहा है, ये BaCl2 को ब्रेक करने से BaCl2 बेरियम 2 प्लस प्लस 2 ऑफ क्लोरीन माइनस, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर 4th हो जाएगा। 108 के लिए करेक्ट आंसर 4। 109 पर आगे बढ़ते हैं, ये भी पहले HCET ने पूछ चुका है,
तो अपने PYQ सारे के सारे कर लीजिए, आपका एस्टेट इजीली हो जाएगा। ओजोनोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव्स प्रोपेन टू ओन एंड मिथेनल। तो जब भी हम कभी एल्कीन का ओजोनोलिसिस करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट क्या बने, प्रोपेन टू ओन। तो प्रोपेन टू ओन तो क्या होता है, एसीटोन, CH3C CH3 डबल बॉन्ड O, और मिथेनल यानी कि आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O H। ठीक है जी, तो दोनों साइड में H, इथेनल बन जाएगा ये तो मिथेनल में दोनों H, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक ही कार्बन है ना, तो फॉर्मेल्डिहाइड को मिथेनल बोल रहा है। तो इस केस के अंदर अब हमें पता है कि जब हम ओजोनलिसिस करते थे तो क्या करते थे, डबल बॉन्ड को हटा के CO लगा देते थे। अब CO को हटा के डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ। तो ये स्ट्रक्चर देखो अब कौन से नाम में है। तो अगर हम यहां बोलेंगे तो नंबरिंग कर सकता हूं मैं 1 2 3। तो यहां मैं क्या बोलूंगा, 2 पर क्या है, मिथाइल और प्रोपीन। तो ये 2 मिथाइल प्रोपीन हमारा आ जाएगा। तो इसके लिए आंसर क्या हो गया, 109 के लिए फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे रिवर्स कर लो इसको, रेट्रोसिंथेसिस बोलते हैं। 1010, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर इज मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म्ड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलेनिन। तो ये तो सिंपल है, एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलेनिन से ही क्या बनता है, एस्पार्टेम बनता है। एस्पार्ट ऐसे याद रख लेना, इजी है। 110 के लिए 1। अब 111 नंबर, अब देखो 111 को भी मैं बताता हूं कैसे करना न्यूमेरिकल को। द EMF ऑफ द सेल कैडमियम क्लोराइड। तो इलेक्ट्रॉन चेंज यहाँ कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है या नहीं है। और यहाँ भी AgCl से Ag में 1 का है। तो मैक्सिमम वाला लेना होता है, जहां मैक्सिमम वाला इलेक्ट्रॉन चेंज होगा 2 है, तो क्योंकि Ag भी फिर 2 से मल्टीप्लाई होकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाते हैं। ये है 0.7 वोल्ट। आपको फ्री एनर्जी चेंज निकालना है। तो हमें एक फॉर्मूला पता होता है, डेल जी होता है हमारा -NF सेल। ठीक है, तो अगर डेल जी -NF सेल होता है, सो n की वैल्यू हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ गए। f कितना है हमारा 96500 इंटू ई सेल मेरा कितना है 0.7। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देखो, कैलकुलेटर नहीं है आपके पास एग्जाम में, लेकिन इतना तो पता है कि डेल जी नेगेटिव होता है। तो जो 2 पॉजिटिव वैल्यूज है वो कैसे भी करके ऑप्शंस में नहीं आ सकती, उन दोनों को आप काट दो, बचा सेकंड और फोर्थ। अब 2 और 7 कितना हो गया, 1.4 इंटू 96500, यानी कि इसको किलो जूल में लिखूंगा तो 96.5 लिख सकता हूं इंटू 1.4। तो क्या 96.5 में 1.4 मल्टीप्लाई करोगे तो 67 आएगा, नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बैठ के वहां कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सा रफ आइडिया लगा के जल्दी जल्दी निकलना है एग्जाम में। 111 के लिए सेकंड, 111 2, उसके बाद 112। अब 112 ये आपका कोलर्स लॉ का क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स NaOH NaCl BaCl2 मोलर कंडक्टेंस दी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इतना इतना और इतना, आपको BOH ट्वाइस का निकालना है। इसके लिए रिएक्शन लिखो सबसे पहले। तो रिएक्शन यहां ऊपर लिखता हूं मैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बनेगा। एंड हमारे पास जब हम BaCl2 में NaOH डालेंगे तो हमारे पास BaOH ट्वाइस प्लस 2 NaCl बनेगा, और यहां NaOH में भी 2 से बैलेंसिंग कर दोगे। बोलो ये रिएक्शन हो जाएगी। दिस इज द रिएक्शन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फॉर BaCl मोलर कंडक्टेंस इज गिवन एज 248, पावर सारी सेम है तो मैं 248 ही लिख देता हूं 0.1। और NaOH के लिए, सॉरी ये द फर्स्ट वन इज गिवन फॉर NaOH, दिस वन इज फॉर NaOH विच इज 248.1, और NaCl के लिए 126.5, BaCl2 के लिए 280, और इसके लिए X
ये निकालना है आपको। कैसे करोगे? इजी है। पहले तो देखो, ये दो दो से मल्टीप्लाई किया ना, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहां 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो आपको गिवन थी उसको भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इतना करने से पहले ये लेफ्ट साइड में निकाल लो क्या आ रहा है, फिर माइनस कर देना राइट साइड से, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 248.1 इंटू 2 प्लस 280, तो यहां आ गया ये 776.2, और उस तरफ है 126.5, जो लेफ्ट में लेके माइनस कर दो 6.5 माइनस 126.5, तो ये आ गया 523.2, और पावर तो पावर माइनस 4 चलती आ रही है, तो 112 के लिए हमारा आंसर क्या हो गया 523.2 इंटू 10⁻⁻⁴। कर लोगे? ठीक है, मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स अभी हमें डिटेल में करने हैं, आंसर बताने तो देखो फास्ट फास्ट वो हो ही जाते हैं आपके। नेक्स्ट है 113, एक्सेस ऑफ विच आयन इन वाटर कोज ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये तो आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला पढ़ के रखना है चैप्टर। इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, NO3 माइनस। NO3 माइनस इज रिलेटेड विद ब्लू बेबी सिंड्रोम। 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। तो एरोमेटिक की बात करेंगे तो हमें एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। फ्यूरान, फ्यूरान का स्ट्रक्चर क्या होगा? दिस इज फ्यूरान। इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनता है जो कि आपका एरोमेटिक होता है। ठीक है, साइक्लोब्यूटीन तो एरोमेटिक नहीं होगा। अगर साइक्लोब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। साइक्लोहेप्टाटेट्राइन, अब साइक्लोहेप्टाटेट्राइन बनाओगे तो ये बन गया। इसमें sp3 कार्बन है, तो sp3 कार्बन की वजह से ये नॉन एरोमेटिक बन गया, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोपेंटाडाइन में भी आपका ये नॉन एरोमेटिक ही है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो गया वो है फ्यूरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। कौन सा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है? तो अगर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की बात करेंगे तो ये आपको ड्रग्स वाले चैप्टर में सारी ड्रग्स की कैटेगरी पता होनी चाहिए। सिमेटिडीन, डाइमेटेप, टर्फेंडीन, इप्रोनाजाइड। तो क्वेश्चन नंबर 115 करेक्ट आंसर इज 4। तो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 116। इसमें क्या लिखा हुआ है? ऑन इंक्रीजिंग द पीएच फिनोल शोज विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट इन यूवी स्पेक्ट्रा। तो इस केस के अंदर देखिएगा, ये यूवी स्पेक्ट्रा में टर्म्स हम पढ़ते हैं, बेथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइप्सोक्रोमिक। ठीक है, ये सब शिफ्ट आती हैं। तो जो बेथोक्रोमिक शिफ्ट होता है उसी को बोलते हैं रेड शिफ्ट। ठीक है, दूसरा नाम है इसका रेड शिफ्ट। और हिप्सोक्रोमिक को बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, यानी कि ब्लू की तरफ शिफ्ट हुआ है। ये ब्लू की तरफ शिफ्ट होना और रेड की तरफ शिफ्ट होना उसकी वेवलेंथ को शिफ्ट करने के बारे में बताता है। अब पीएच आप इंक्रीज कर रहे हो फिनोल में, पीएच इंक्रीज करने का मतलब होता है कि हम बेसिक सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन में जाएंगे तो ये अपना जो फिनोक्साइड आयन है, फिनोल है, वो अपना H+ को रिलीज कर देगा और ये फिनोक्साइड आयन में बन जाएगा। ये जो फिनोक्साइड आयन है, ये फिनोक्साइड आयन का कॉन्जुगेशन बढ़ जाएगा रिंग के साथ, और जैसे ही कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो होमोलुमो गैप कम होगा, होमोलुमो गैप कम हो जाएगा हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल और लोएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल के बीच का, जिससे जो चेंज इन एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। गैप ऑफ एनर्जी, जो गैप है डेल ई, वो कम हो जाएगा। और जब कभी भी एनर्जी डिक्रीज होती है तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है, और इस वेवलेंथ इंक्रीज करने को ही, मतलब कहीं भी हमें बेसिकली वेवलेंथ को ही देखना है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज हुई उसका मतलब होता है बेथोक्रोमिक शिफ्ट, और उसी को बोलते हैं रेड शिफ्ट। क्योंकि देखो, बेथो रेड के साथ है और हिप्सो ब्लू के साथ है, तो या तो एडी होगा या बीसी होगा। बीसी और एडी में से दो तो वैसे ही पहले हटा दिए थे आपने, फिर आपका बेथो और रेड, तो आपका आंसर आ गया 3, क्योंकि इसमें इंक्रीज इन वेवलेंथ हुआ है। वेवलेंथ में इंक्रीज क्यों हुआ? बिकॉज एनर्जी गैप कम हो गया जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन बढ़ गया। कॉन्जुगेशन कैसे बढ़ा? जब आपने पीएच को इंक्रीज कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 116 के लिए थर्ड आंसर करेक्ट है।
17 117 नंबर क्वेश्चन पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। किसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं? तो देखो, जो D10 सिस्टम्स होते हैं 3D 4D 5D में, जो सबसे लास्ट एलिमेंट होता है जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो इनका डी सब सेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। सो यहाँ ऑप्शन के अंदर जिंक दे रखा है, तो हमारा जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। 117 के लिए 3 आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वार्ट्स रिएक्शन। इनमें से कौन सी रिएक्शन स्वार्ट्स रिएक्शन है? तो स्वार्ट्स रिएक्शन जनरली फ्लोराइड्स के साथ होती है, सिल्वर फ्लोराइड्स का। तो इसमें करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा आपका। डायरेक्टली आपको नाम याद रखना है रिएक्शन का, कि एल्काइल हैलाइड प्लस सिल्वर फ्लोराइड से हमें एल्काइल फ्लोराइड बन रहा है प्लस AgX बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास है 118 के लिए 3। उसके बाद 119, द टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम व्हेन एक्सियल डिस्टेंसेस A B और C तो तीनों अनइक्वल हैं, और अल्फा गामा और बीटा नॉट इक्वल टू 90 है। तो जब तीनों अनइक्वल हैं, तो तीनों अनइक्वल आपके पास किस किस केस में हो सकती हैं? ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक। बट एंगल्स की बात करेंगे तो दो एंगल सेम है और एक एंगल डिफरेंट है। दो एंगल सेम है और एक एंगल डिफरेंट है, तो ये केस किस में होगा? ये हमारा मोनोक्लिनिक का केस है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 119 के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? 4। ट्राई क्लिनिक में क्या होता है? ट्राई क्लिनिक में तीनों एंगल्स अनइक्वल होते हैं, तीनों साइड अनइक्वल हैं, तीनों एंगल अनइक्वल है। तो वो टेबल आप पूरी एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, पुरानी वाली एनसीईआरटी से, नई में तो चैप्टर काट दिया ये, तो उसमें आपको फोर्थ आंसर सही मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 120, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो इस रिएक्शन के लिए हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। पहले तो यहाँ क्लोरीन और रेड प्लस H2O, तो ये इस रिएक्शन का नाम होता है HVZ रिएक्शन। ठीक है जी, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में HVZ रिएक्शन। इसको बोलते हैं हेल वोलार्ड जेलिंस्की। अब इसके अंदर अल्फा पोजीशन पर क्लोरीनेशन होता है, यानी कि ये पोजीशन अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो अल्फा पोजीशन जो एसिड के रिस्पेक्ट में होगी, वहां आपका क्लोरीन रेड फोर्स डाला है तो क्लोरीनेशन हो जाएगा, अदरवाइज ब्रोमिनेशन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH Br C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो CH3 CH2 CH Br C डबल बॉन्ड OH, 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, 1 2 3 4, तो 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। 120 के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, 120 के लिए फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 120 के लिए फर्स्ट। ठीक है, तो ये था आपका ये जो एचटेट 2020 का पीजीटी का पार्ट 1, जिसमें हमने 90 से 120, 91 से 120 के जो 30 क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए। अब एक पार्ट 2 और लाएंगे, जिसमें हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करके इस पेपर को कंप्लीट कर देंगे। तो आप सबके साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, जहां आप इसको कंप्लीट पढ़ सकते हैं। और जो भी लर्नर्स अपना पीजीटी केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन से अपना बैच भी डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्लीट कोर्स पढ़ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में।